हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ये एक और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस वाली कंपनी है। इसका देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। उससे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी चीज समझ लेते हैं। अब देखो, जैसे हम जितनी भी फाइनेंस कंपनी पढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, सब के सब में एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। बट ऐसा हमें हाउसिंग फाइनेंस वाले स्पेस में नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखो, जहां पर भी जिन भी कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी खराब रिपोर्ट कर रही है, उनका एक ना एक सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस वाला। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा का बैंक का भी जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है, वहां पर चीजें खराब हुई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है, वहां पर चीजें खराब हुई। तो इनका यहाँ पर कोई लिंकेज नहीं है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का। तो इसकी वजह से इन कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पर अभी भी एसेट क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है और रेट ऑफ ग्रोथ में भी कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। और ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ना, ये भी जबरदस्त पेस पे ग्रो कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, वो ही बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 18-19% ओवर अ वाई लेवल। तो जबरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ है। अब इसमें एक कंपनी की बात हमें जरूर करनी पड़ेगी, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसके ऊपर आपको मैंने वीडियो पहले ही बना के दे दिया था। अब उसके थोड़े से नंबर की चर्चा कर लेते हैं। देखो, वो कंपनी है लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के एयूएम के साथ। मतलब वो इस देश का सबसे बड़ा एक हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी है। तो उसका अगर 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, और वो 1 लाख करोड़ के एयूएम को 26% के आसपास पे बढ़ा सकता है, तो हमें ये जो छोटी छोटी कंपनियां है ना, जैसे अभी हम आधार पढ़ने वाले हैं, आधार का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, तो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। 22,000 23,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का एयूएम साइज है। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है फ्रॉम बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर बजाज हाउसिंग 26% पे ग्रो कर रहा है, तो अगर मैं कुछ छोटी कंपनी लेने जा रहा हूँ या छोटे एयूएम साइज की कंपनी लेने जा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन उससे है कि वो मेरे को उससे ज्यादा रेट पे डिलीवर करके दे। तो ये चीजें हमें क्लियर करनी चाहिए। अब इसके साथ हम शुरुआत कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट के साथ। Q2 का इन्होंने किस तरीके का रिजल्ट दिया। अगर हम एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें, तो एयूएम ग्रोथ आया कंपनी का 21% ओवर अ वाई लेवल। और अगर डिस्बर्समेंट ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 18% ओवर अ वाई लेवल। तो दोनों ही कुछ खास नंबर है नहीं। अब देखो क्या है, अगर 1 लाख करोड़ का एयूएम 26% पे ग्रो किया जा सकता है, तो आपका तो 22,000 करोड़ का एयूएम है। आप ढंग से पेज पे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? क्योंकि देखो, अभी आप और कोई भी एक एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उठाओगे ना, जैसे हमने इंडिया शेल्टर कर लिया इस क्वार्टर में, हमने एप्टस कर लिया इस क्वार्टर में, हमने होम फर्स्ट कर लिया इस क्वार्टर में। आप तीनों में देखोगे, कोई 36% से बढ़ रहा है, कोई 35% से बढ़ रहा है, कोई 30% के आसपास से बढ़ रहा है। सबका रेट ऑफ ग्रोथ काफी अच्छा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका जो एयूएम साइज है, वो थोड़ा-सा छोटा ज़रूर है, बट वो अच्छी रेट पे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी सिर्फ 20-21% के आसपास का ग्रोथ लेके आ पा रही है, तो ये थोड़ा-सा एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने एयूएम ग्रोथ गाइडेंस भी दे रखा है बिटवीन 20-25% के आसपास। तो होने को तो ये लोग गाइडेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं, गाइडेंस पे डिलीवर भी कर रहे हैं। बट जो लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस है, वहां पर ही टिके हुए हैं। ये कोई बहुत धमाकेदार ग्रोथ लेके नहीं आ पा रहे। और इस सेक्टर में हमारे पास ऐसी-ऐसी कंपनी है, जो 3 साल में अपनी लोन बुक को 10 गुना करने के बारे में सोच रही है। और यहाँ पर एसेट क्वालिटी का कोई तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा। एसेट क्वालिटी तो सारी की सारी कंपनी की अच्छी बनी हुई है, एकदम प्रिस्टीन लेवल्स पर है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी एसेट क्वालिटी के साथ अगर आप अपना एयूएम में ढंग का ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे, तो ये तो आपकी कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। उससे एज अ शेयर होल्डर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें और दूसरी ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी ढूंढ लेनी चाहिए। अच्छा, चलो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो क्या करेंगे, लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को केटर करने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा सा गरीब आदमी है, वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए की एनुअल सालाना फैमिली इनकम है जिसकी, उसको जाके ये लोग केटर करने की कोशिश करेंगे। अब उसको केटर करने के लिए एकदम टियर 1 टियर 2 सिटीज में तो रहेंगे नहीं, है तो टियर 4 5 6 7 सिटीज में जाके अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करेंगे। वहां पर जाके अपना ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे। तो ये चीज भी हमने समझनी पड़ेगी। अब ब्रांच एक्सपेंशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वन ऑफ द फ्यू ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। अब देखो, पैन इंडिया प्रेजेंस बजाज हाउसिंग का भी है। बट बजाज हाउसिंग के साथ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में फोकस नहीं करते। वो बाकी और दूसरे प्राइम सब प्राइम सारे तरीके के स्पेक्ट्रम में वो लोग लेंडिंग किया करते हैं। अभी आपको कोई भी ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं देखने को मिलेगा जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। ये एक लौता ऐसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो 21 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंस है। तो इनका नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है। अगर मैं बात करूं, इन्होंने 9 ब्रांचेस खोली इस क्वार्टर में, और अब टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया 545 के आसपास। तो कोई ब्रांच एक्सपेंशन रेट भी बहुत तगड़ा नहीं हो रहा, जिससे हमें समझ में आ जाए कि भाई ये लोग
ये लोग आगे चल के और अपने एयूएम में बहुत तगड़ा ग्रोथ ले आएँगे। अगर हम H1 के बारे में बात करें तो 20 के आस-पास इन्होंने ब्रांचेस खोली हैं। पूरे साल में करोगे तो आप 40 ब्रांच खोल लोगे, 40 की बजाय आप 50 ब्रांच खोल लोगे। टोटल आपका जो एक्सपेंशन रेट रहेगा वो 9-10% के आस-पास का रहेगा। अगर आपका 9-10% के आस-पास का ब्रांच एक्सपेंशन रेट है तो आप 30% से अपने एयूएम को ग्रो ही नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी वही चीज़ बोलता है। कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने यही बोला कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लेंड करने की नहीं देख रहे, मॉडरेट रेट पे हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। 18-20% के आसपास से हम अपना डिस्बर्समेंट को ग्रो करेंगे और हम अपने पैट को ग्रो करेंगे बाय 25-26% और हमारे एयूएम को हम ग्रो करेंगे बाय 20-24% के आसपास। और ये सब जगह अपने लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस पे ही है। अगर हम बात करें पैट की तो पैट का तो और भी बुरा हाल है, उसको आगे चल के अभी हम देखने भी वाले हैं। अगर हम बात करें आप थोड़ी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की और एलटीवी कितना रहता है इस कंपनी का, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगातार ऊपर जा रहा है क्योंकि जो इनको एनएचबी से फंड आना था ना वो इन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया है। तो एनएचबी क्या है, ये जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है ये आपको बहुत सस्ते रेट पे पैसा दे देता है और ये देता है सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनएचबी से पैसा उठा लेती है, सस्ते रेट पे इनको पैसा मिल जाता है और पूरे साल उसी पैसे को डिस्पर्स करती रहती है। अब ये इकलौता सोर्स नहीं है इनके पास फंडिंग को उठाने का, और भी अलग-अलग सोर्सेस होते हैं। आप बैंक से पैसा उठाते हो, आप एनबीएफसी से पैसा उठाते हो, आप बॉन्ड्स इश्यू करके पैसा उठाते हो, आप कमर्शियल पेपर इश्यू करके पैसा उठाते हो और इन सारी चीज़ों को मिला के आपका बनता है एक फंडिंग बुक। तो इनका जो एनएचबी वाला पैसा है ना, वो इस साल का खत्म हो चुका है। अब ये जो नई फंडिंग जो भी हो रही है, ये बैंक्स और एनबीएफसी के थ्रू हो रही है। इसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, वो धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है और जो यील्ड्स हैं, यील्ड्स उस पेस पे बढ़ नहीं पा रहे। तो अगर यील्ड आपके टिके रह गए और नीचे से आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर चली गई, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको स्प्रेड में कंप्रेशन देखने को मिला। आपको देखने को मिलेगा कि आप जो मार्जिन बना पा रहे हो, वो उतना मार्जिन नहीं बन पा रहा। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, इनका स्प्रेड कंप्रेस हो गया बाय 30 बेसिस पॉइंट्स ओवर अ वाई-वाई लेवल। ये चीज़ भी हमने देख ली। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा-सा एसेट क्वालिटी के बारे में। एसेट क्वालिटी में यहाँ पर भी अभी तक तो कोई दिक्कत हमें देखने को मिल नहीं रही है। भाई ग्रॉस एनपीए भी आपका मोर और लेस थोड़ा बहुत इंप्रूव भी किया है, चाहे माइनर लेवल पे ही किया हो बट किया है। नेट एनपीए भी आपका इंप्रूव भी किया है, बट आप क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई है और ये क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना थोड़ा-सा कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट अपनी क्रेडिट कॉस्ट इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसको आगे चल के दिख रहा है कि उसके कुछ लोन्स खराब हो सकते हैं। तो इंक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट इज़ नेवर गुड साइन फॉर अ कंपनी। अगर हम नंबर्स देखने जाएँ, तो हमें नंबर में भी वही दिखेगा कि भाई जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है, दैट वेंट अप बाय 23% ओवर अ वाई-वाई लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 20% ओवर अ वाई-वाई लेवल। बट पार्ट में ग्रोथ आया सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास का। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिट कॉस्ट बहुत तगड़े पेस पे बढ़ गई। जो इनकी 0.2-0.3% के आसपास की क्रेडिट कॉस्ट रहा करती थी, वो 1.3% के आसपास की क्रेडिट कॉस्ट पहुंच गई। तो इंक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट इज नेवर अ गुड साइन फॉर एनबीएफसी कंपनी या फाइनेंस कंपनी। उनके लिए चीज खराब भी होती है क्योंकि आप हमेशा तभी प्रोविजन बढ़ाते हो जब आपको लगता है कि जो आने वाले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हैं, वहां पर आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है, वहां पर आगे जाके आपके लोन्स खराब हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इनके कस्टमर बेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ कंपनी होती है जो सैलरीड एम्प्लॉयज को ज्यादा फोकस करती है, उनको ज्यादा लोन डिस्बर्समेंट का काम करती है। तो ये भी उसी तरीके का कंपनी है। 100% सिक्योर्ड लोन होता है क्योंकि जब होम लोन दे रहे हो आप, जो उसका घर है उसी को आप कोलैटरल रख देते हो, जो उसकी जमीन है उसी को आप कोलैटरल रख देते हो, जो उसका फ्लैट है उसी को आप कोलैटरल रख देते हो। तो आपको कभी भी कोलैटरल बेसिस पे या सिक्योर बेसिस पे तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। अगर हम एलटीवी के बारे में बात करें, लोन टू वैल्यू रेशो के बारे में बात करें, वो भी इनका ठीक ठाक ही है, 59% के आसपास का। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इनके सैलरीड कस्टमर वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के बारे में, तो 59% जो है वो है हमारे सैलरीड कस्टमर। तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस है इनका सैलरीड कस्टमर की तरफ। अब देखो, इसमें चाहे आप सैलरीड उठा लो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड उठा लो, ये कोई कंपनी टू कंपनी डिफर करता रहता है। हर कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सैलरीड वाले को दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है या सेल्फ एम्प्लॉयड को दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। जो कंपनी जिस तरीके का काम करना चाहती है वो उसके हिसाब से अपना कस्टमर बेस बनाने की कोशिश करती है। तो मोर और लेस यही बात थी। यहाँ पर बस बात वही है कि जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री इतने अच्छे बेस पे ग्रो कर रहा है, इतने अच्छा तरीके से ग्रो कर रहा है, आगे चल के बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनका बहुत बड़ा-बड़ा बेस बन चुका है, वो 26-27% के आसपास से ग्रो कर रही हैं। तो आपको जो छोटा-सा बेस है, अगर हम देखो बिल्कुल ईज़ी कैलकुलेशन करें, वहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1 लाख करोड़, देखो वैल्यूएशन छोड़ दो, किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है एक बार उसको छोड़ देते हैं। भाई जो आपका बजाज हाउसिंग है वो 9 टाइम्स प्राइस टू बुक, 10 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहा है, वो बहुत महँगा है। वो सारा डिस्कशन हम अपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाली वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम वैल्यूएशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे।
अब देखो, जो 1 लाख करोड़ रुपए के एयूएम पे बैठा है, वो 26% पे ग्रो कर रहा है। जो 20,000, 22,000, 25,000 मान लेते हैं, चलो 1/4 ऑफ द बुक साइज पे बैठा है, वो सिर्फ 21% पे ग्रो कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ये है यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक पार्ट। तो आप अच्छी इंडस्ट्री में बैठे हो, अच्छी ग्रोथ आ रही है, आपका बेस इफेक्ट आपको ज़्यादा फ़ायदा ही देना चाहिए, आपको ज़्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए। उसके बावजूद आप ढंग का ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हो, ये है प्रॉब्लमैटिक पार्ट। और हमेशा ये जो ग्रोथ वाला नंबर है ना, हमें आपको पीयर कंपनी के साथ रख के देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्यूट नंबर की भाई 20% का ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। अब देखो एब्सोल्यूट नंबर में 20% अच्छा हो सकता है, बट आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री का फ्लो देखना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 40%, 50%, 60% से ग्रो कर रही हैं, तो फिर आपको 20% वाली कंपनी की कदर नहीं मिलेगी। मतलब वहां पर आपको ढंग का भाव नहीं मिलेगा, आपको प्राइस अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और वही चीज हमें आधार में देखने को भी मिल रहा है। तो आपको अपना पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और वो मैनेजमेंट का करने का कोई अभी तक विचार बन नहीं रहा है। तो चलिए, मोटा-मोटी यही कहानी थी आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। एक और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हमने इस क्वार्टर में कर ली। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।